अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब का लिखा हुआ खाका, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ कबल में सबक हम देखे थे, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह साहब के ज़िंदगी के हवाले से हमने पढ़ा था। आज उन्हीं का लिखा हुआ खाका जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनको ये इस चीज़ की, इस बात की खबर हो जाए कि हाँ, अब यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। इस चैनल के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई है। चूँकि जितना जल्दी हम अपने तैयारी में मुनहमिक हो जाएं, लग जाएं, उतना ही आने वाला वक्त जो है वो हमारे कब्ज़े में होगा, हमारी मुट्ठी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर में ज़िक्र किया नज़ीर अहमद की कहानी। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब ये लिख रहे हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के बारे में। ये नज़ीर अहमद साहब के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे और ये थे, और इनके साथ और भी 2 स्टूडेंट थे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, पूरी किताब को पढ़ेंगे, मतलब पूरे खाका को पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं, मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना व न खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछाते देर में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके। मतलब ये कहते हैं कि हम लोग 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना से फारिग होकर हमने सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल कर चले गए और मकान का पता पूछते हम मौलवी साहब के पास पहुँचे। दरवाजे की एक चौकी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए। मियाँ दानी साहब जो थे ये इनके साथी थे, नज़ीर अहमद साहब के साथी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह साहब के साथी थे, ठीक है ना। तो सामने ही कमरा था, बीच चमारी रस्सी हाथ में लिए ऊँग रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आधा झटके दे देती थी। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसलिए दिखाई न देते थे। अब ये ख्याल हुआ कि ये मौलवी साहब ही का मकान है या किसी दूसरे का। छुके यहाँ पर देख रहे, चमार सी रस्सी हाथ में लिए ऊँग रही थी उनके दरवाजे के पास, और दरवाज़ा चूँकि बंद था, जिसके वजह से इन लोगों के ये शक में पड़ गए कि ये मौलवी साहब का ही दरवाज़ा है या किसी और का, मौलवी साहब का ही घर है या किसी और का है। आ रही बात समझ में? उसके बाद कहते इसलिए दिखाई ना देते थे। अब ये ख्याल हुआ कि ये मौलवी साहब ही का मकान है या किसी दूसरे का। अंदर जनाना तो नहीं है, मतलब जनाना कह लीजिए, औरत, अंदर औरत तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर औरत हो तो मतलब जहाँ पे इनको जाना है तो फिर ये क्या है, वहाँ तो उसका इरादा तो था नहीं। अंदर जनाना तो नहीं। गर्ज इस शशो पंच में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजाया। हम दोनों उठे और दबे पानों चोरों की तरह अंदर दाखिल हो गए। यानी कि जब 1:30 बजा तो ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों उठे और जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। घर में सन्नाटा था। बीच चमारी ने सर भी उठाकर न देखा कि कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाज़ा खुला था, उसमें गर्दन डाल कर झाँका। जिस तरीके से होता है ना, दरवाजे के पास खड़े होकर रोशनदान जो होता है, छोटी सी जो जगह होती है, कह लीजिए सुराख वगैरह होता है, उससे ये गर्दन निकाल कर झाँका जाता है, जैसा कि आपको पता भी है, अब जानते भी हैं। तो उसी चीज़ को कहते हैं, कमरे का दरवाज़ा खुला था, उसमें गर्दन डाल कर झाँका। चूँकि रोशनी से अंधेरे में आए थे, इसलिए कुछ दिखाई न दिया। जाहिर सी बात है, जब रोशनी से आदमी अंधेरा में आता है तो बिलफौर कुछ उसको दिखता वगैरह नहीं है। अंदर से किसी ने डांट कर कहा कि कौन है। उस आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बीच हमारी उछल पड़ी और बेख्तियार उनके मुंह से गुंबद की आवाज़ की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा, मैं और दानी। मतलब ये कहते हैं कि अंदर से जब आवाज़ आई कौन है, तो ये लोग बताते हैं, और उसके बाद वहाँ दरवाजे पे जो खड़े थे तो वहाँ की कैफियत को ये बयान करते हैं, ठीक है ना। मौलवी साहब ने कहा कि आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब फ़ौरन पलंग पर उठ बैठे और तहमत को
संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश की। थोड़ी देर तक उलट पलट कर देखते रहे। उसके बाद कहा भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। यानी कि एक किताब उस्ताद साहब को दे दिया और दूसरी किताब से हम दोनों ने मिलकर काम निकाला। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इस काम में इसका मैं आइंदा जिक्र करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब पढ़कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार न था, यानी बोझ वगैरह न था। खुशी खुशी घर आए। चलो अल्लाह दे और बंदा ले। मतलब ये खुदा का शुक्र अदा करते हुए ये लोग घर पे आते हैं और चले आते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। ये खाका है, कोई बड़ा मसला नहीं है, बस आप देखते जाएं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। यानी जाहिर सी बात है, देखिए बच्चे जो होते हैं वो जब किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब उनको पढ़ाई अच्छी लगती है, वहाँ का सबक जब उन्हें समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो फिर वो अपने साथियों के पास जाते हैं या के मोहल्लों में जाते हैं जहाँ पे उनका उठना बैठना होता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को जिक्र करते हैं। ठीक है ना। बांधिए। यहाँ तक कि यह आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी। वो आए और हमसे मिले और कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। ठीक है ना। मतलब मिस्टर रज़ा साहब ये कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ और मैं भी वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। मौलवी साहब इनकार तो न करेंगे। हमने कहा कि चलो और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है, 2 को न पढ़ाया 3 को पढ़ाया। यानी जाहिर सी बात है, एक बच्चा और आया तो उससे मौलवी साहब का क्या बिगड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा कि यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा ज़िम्मा। वो राज़ी न हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। यानी कि जाहिर सी बात है कि आदमी जब कुछ दिनों तक पढ़ लेता है तो फिर बेतकल्लुफ़ी हो जाती है और उस वक्त क्या होता है, दिल का डर जो होता है वो बिल्कुल कुल्ले तौर पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तो दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा लेते क्यों ना आए। यानी कि मौलवी साहब कहते हैं कि लेते क्यों नहीं आए, तुमको लेते ही आना चाहिए। वो ज़रा शर्मीले हैं, बगैर इजाज़त आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, यानी मियाँ दानी साहब जो थे वो और मैं, यानी कि फरातुल्लाह बैग साहब थे, तो वो कहते हैं कि वो बड़े शर्मीला आदमी है, बगैर इजाज़त के आना नहीं चाहते। उसके बाद कहते हैं तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा। यानी कहते हैं तालिब इल्म को शर्मीला नहीं होना चाहिए, चूँकि तालिब इल्म अगर शर्मीला हो गया तो फिर वो समझो कि डूब गया। खैर कल ज़रूर साथ लाना, ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी साहब का इजाज़त नामा पहुँचा दिया। फराश खाने के मतलब ये कह लीजिए घर में हमने मिस्टर रज़ा साहब जो थे कहते हैं मौलवी साहब का जो इजाज़त नामा था, यानी मौलवी साहब बोले थे कि लेते हुए आना, तो हमने उन तक पहुंचा दी बातें और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, वरना अंदर घुसना न मिलेगा। यानी कि वक्त पर चले जाना, अगर वक्त पर नहीं जाओगे तो फिर अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन जो हम पहुंचे तो वह पहले ही से दरवाजे पर ढाई दिए बैठे थे। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार उनके हाथ में दी और वो किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा अच्छा ये है मियाँ रज़ा। बेचारे रज़ा ने गर्दन झुका कर कहा जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा भाई शुरू करो। यानी कि मिस्टर रज़ा साहब के बारे में कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा भाई अब शुरू करो, अब सबक पढ़ाया जाए। ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमारे पढ़ने का यह तरीक़ा था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, दूसरे रोज़ मियाँ दानी। अब उसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तिफाक है कि नहीं। यानी कि शरारत का लीजिए या इत्तिफाक का लिए, हम दोनों चुपके बैठे रहे। जब उस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं, क्या मुँह में घुंघुनिया भर कर आए हो। अच्छा मियाँ रज़ा तुम ही शुरू करो। यानी कि मियाँ रज़ा साहब कहते हैं, मिस्टर रज़ा साहब से कहते हैं कि तुम ही शुरू कर दो। रज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया।
यानी कि नज़म को नसर बना दिया और नसर को नज़म बना दिया, यानी कहते हैं ना कि तरतीब फौत हो गई। ठीक है। एक आधा शेर तक तो मौलवी साहब चुपके सुनते रहे, उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजीब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रज़ा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दे तो मानोगे? यानी कहते हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब कहते हैं कि रज़ा साहब, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दे तो तुम मानोगे? रज़ा ने नहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुकाकर कहा, बसर व चश्म, यानी कि आपका बसर व चश्म, सर को झुकाकर, अपने आँख को झुकाकर हम आपकी बातों को मान लेंगे। यानी आपकी बात सर आँखों पे, कहते हैं ना बसर व चश्म। मौलवी साहब ने कहा कि देखो अपने वादे से फिर न जाना, यानी कि जैसे इन्होंने कहा कि मियाँ रज़ा साहब तुम मेरी बात को मानोगे, तो ये कहते हैं कि देखो तुम अपने वादे से फिर न जाना। उन्होंने कहा जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा, तो मेरी सलाह ये है कि कल से तुम मेरे यहाँ न आना। क्या कहते हैं कि कल से तुम मेरे यहाँ न आना। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पज़मुर्दा से हो गए, यानी कुछ झिलमिला गए, तड़प उठे। उसके बाद कहते हैं मौलवी साहब ने कहा कि भाई रज़ा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो। क्या कहते हैं? मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। यानी काली जान के यहाँ तालीम हुआ करती थी, यहाँ पे उनको भेजने का मकसद ये था कि वहाँ पे जाने के बाद इब्तिदाई तालीम जो थी वो उनको मालूम हो जाती, इब्तिदाई तालीम वो हासिल कर लेते हैं। यानी नौ सर्फ के अंदर नज़म को नसर में बदल देना, नज़र को नज़म में बदल देना, इन तमाम गलतियों से वो महफूज हो जाते हैं और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़म और नसर का फ़र्क मालूम होने लगेगा। भाई, मुझसे तो शेर के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर उल्टा सीधा पढ़ोगे तो फिर शेर के गले पर छुरी फेरने के मानिंद ही होगा। तो और ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझसे देखा नहीं जाता। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बता शौक की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रज़ा के सर पर घड़ों पानी पड़ गया, खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, दूसरे रोज़ से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल न दिखाई। समझ में आ रही बातें? यानी कि रज़ा साहब इस तरह से गायब हुए, वहाँ से इस तरह से निकले कि फिर दोबारा कभी वो दिखे नहीं, अपनी शक्ल को दिखाए नहीं। वजह ये थी, मुतनब्बी का नाम जिक्र किया, एक बहुत बड़े शायर हैं और इन्होंने शेर अदब के हवाले से बहुत उम्दा किताबें लिखी और इतनी ज़बरदस्त जामे मानी किताबें हैं जिसको पढ़ने के बाद दिमाग की आधी बत्ती हिल जाती है। ठीक है ना? आप पढ़ेंगे, दीवाने मुतनब्बी है और भी इस तरह से बहुत मुतअद्दिद किताबें हैं। उसका लुग़त जो है इतना हार्ड दिया गया है उसके अंदर कि दिमाग की बत्ती हिल जाती है। वो इतने पुराने ज़माने का उसके अंदर वर्ड और अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना? हमारे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारी बारी है, अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। कौन कहते हैं? ये फरहतुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि मिस्टर रज़ा की हया का तो हाल आपने सुन ही लिया, अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। मेरी सरफ़ो नहू बहुत कमज़ोर थी। सरफ़ो नहू क्या थी? बहुत कमज़ोर थी। और कमज़ोर क्यों ना होती? शुरू किए हुए कई दिन हुए थे। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को अगर आदमी पढ़ लेता है और पढ़ लेने के बाद छोड़ दे तो फिर वो चीज़ें ख़ुद ब खुद कमज़ोर होती चली जाती है। एराम में तो हमेशा गलती करता था, नसर को तो संभाल लेता था, मगर नज़म में बहुत दिक्कत पड़ती थी। शेर खुद भी कहता था दूसरों के हज़ारों शेर याद थे, इसलिए शेर को तख्ती से गिरने न देता था। जाहिर सी बात है कि अगर आपको शेर व शायरी ज़्यादा याद हो तो उसी नहज पर, उसी तर्ज पर बाकी दूसरे अल्फाज को भी आप तरतीब दे सकते हैं, तो यहाँ तक तो संभाल लिया जा सकता है। मियाँ दानी की हालत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो एराब की गलती न करते थे मगर शेर को नसर कर देते थे। शेर को नसर कर देते थे। सकते तो क्या झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत जिज़-बिज़ होते थे। यानी कि कहते हैं, यानी ये कि सकता की जगह पर, सकता के मतलब होता है सांस को अंदर रोक लेना, लेकिन वहाँ पे झटका पड़ जाता था। जाहिर सी बात है,
اور نحو صرف کے اندر اعرابی غلطی جو ہوتی ہے، اعرابی غلطی جب ہوتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اعرابی غلطی یعنی کہ زبر زیر پیش حرکات کی غلطی عجیب سا لگتا ہے، وہ الفاظ ہی بدل جاتا ہے، وہ عجیب سا سننے کو بھی لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فرحت اللہ بیگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد جو تھے نذیر احمد صاحب، وہ ہمارے پڑھنے سے بالکل وہ خوش نہیں تھے، جس بھی تھے، یعنی بہت وہ مطلب کہتے ہیں نا، وہ ایک عجیب ان کا مزاج بنا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، کیا کہتے ہیں؟ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا گیا ہے کہ نہیں، یعنی کہ زبانی پڑھے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا، یعنی کہتے ہیں تمام اعراب کو بدل کر شعر کو موضوع یعنی وزن میں بنا دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی، ہم نے پھر اعراب بدل دیے، اس لیے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم تو پڑھو، انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا، کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصیلی آواز میں کہا نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ کلاسوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے یہ اعراب وغیرہ والی جو کتابیں ہوتی ہے جس میں اعراب نہیں لگایا گیا رہتا، شعر و شاعری کے اندر یہ ساری کتابیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں گے بغیر اعراب کی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کو پڑھنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا نو سر بالکل مضبوط ہو، تگڑا ہو، وہی اس چیزوں کو بہترین طریقے سے پڑھ سکتا ہے، ورنہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں غصہ ہو گئے جب دیکھے کہ اعراب کو عدل بدل کر دیا، ادھر ادھر کر دیا، ٹھیک۔ اب جیسے کہ مان لیجئے اعراب میں شروع میں پڑھے زبر، پھر استاد ہوں کہے تو پھر زیر پڑھ دے، پھر ہوں کہے تو پیش پڑھ دے، تو یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے، تو پھر غصہ تو آنا لازمی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، اور میں تمہارے پڑھانے کے لائق بالکل بھی نہیں ہوں۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبا دیا۔ مولوی صاحب کی حالت تھی کہ شیر کی طرف بفر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شیر کی طرح تھے، وہ بالکل اپنی حالت کو بنا رکھے تھے، غصہ میں تھے۔ آری بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ مولوی صاحب نے یہ جو بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے، کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو نہیں جانا ہے تو مت جاؤ، لیکن میں تم لوگوں کو ایک حرف بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کہنے لگے بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ہونی چاہیے بچوں کے اندر کہ اگر غصے میں استاد ہم کو مار دے، پیٹ دے اور وہاں سے بھگا دے تو ہمیں جانی نہیں چاہیے، لیکن اسکولوں کے اندر، اسکول کے بچوں کے اندر ان چیزوں کو بڑی دیکھا جاتا ہے۔ ادب وغیرہ کے حوالے سے ادب کی فقدان بہت زیادہ ہے، ادب نام کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہے، بہت سارے بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہ پڑھائی کیا کہتے ہیں خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بیٹھا لیا، مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے، نہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ فرحت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھان لیے تھے کہ بنا پڑھے ہوئے یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، بنا پڑھنے والے پڑھ کے بنا پڑھے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔
آخر کار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے، کہنے لگے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیت گئے اور ہمارے استاد صاحب ہار گئے. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کچھ پل کے لیے غصہ ہوتا ہے، لیکن اس کا غصہ پھر جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنی مفاد نہیں ہوتی ہے. وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کرتے ہیں. دیکھیے آگے کہتے ہیں استاد کے استاد ہو گئے. اچھا بھائی میں ہارا. اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور میں سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھو اور تم لوگ یہاں سے نکلو. دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو کون ایسا دن آتا ہے جس دن تم لوگوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے. کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا. ظاہر سی بات ہے یعنی اس دن وہ آخر تھا. غصہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن بچوں کو وہاں پہ مینیج کرنا چاہیے، وہاں پہ صبر کرنا چاہیے اور جس طریقے سے بھی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بچے اتنے سمجھدار ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس دن چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا. میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے ہی مجھے ہی آزما ڈالا. خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے. یہ بے حیائی نہیں میاں یہ شوق ہے. علم کا جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بڑی بھلی سبھی کچھ سنتا ہے. بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یعنی وہاں پہ کیا کہتے ہیں رک جانا اور استادوں کی باتوں کو نہ ماننا یہ وہاں کے لیے اس شوق کی علامت ہے، علم کی شوق کی علامت ہے. ورنہ جو شوقین جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کو منا لیتے ہیں، اپنے استاد کو منا کر پھر ان سے اپنا علم طلب کرتے ہیں. لیکن بس شوق جو بچے ہوتے ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں. بھاگ جانے کی وجہ سے ہی پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے علم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور پھر کامیابی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ رہا آپ کے درمیان. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کا لکھا ہوا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. ٹھیک ہے نا. تو جس کو آپ نے پڑھا امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے پھر اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے والے سبق میں. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.